आज शुरू करते हैं कि बाल विकास और उसमें शिक्षण विधियां कौन कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो जिसे संक्षेप में हम CDP भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें से अगर हमें देखना है कि इसको हमें पढ़ना क्यों और इसमें क्या क्या पढ़ना है, और बस इतना ही पढ़ना है कि जितना एग्जाम में जरूरी हो और उसमें से क्वेश्चन मिल जाए। बाकी हमें इस पर PhD वगैरह नहीं करनी है कि हम ढेर सारा पढ़ लें। तो अगर हम बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ना क्या क्या है, तो इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। एक 5वां भाग होता है जिसमें इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं कि या फिर सीखने या सिखाने में जो कठिनाइयां आती हैं, वो भाग अलग से कर देते हैं, जिसे जिसे हम बोलते हैं अध्यापन संबंधी समस्याएं या मुद्दे कह सकते हैं। तो इसको हम कुछ 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कह सकते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। और ये जो सिलेबस बनेगा ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक ये जो बनेगा, जो सिलेबस है तैयार, ये 1 से लेकर कक्षा 8 तक का है। तो अगर 1 से 5 तक का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी काम आएगा, और 6 से 8 तक देने जा रहे हैं तो वहां पर भी, दोनों का सिलेबस सेम है। तो हम यहीं पे सब एक साथ ही पढ़ेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां पहला भाग हो गया। दूसरा होता है सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। तीसरा है शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां या शिक्षण विधियां कह सकते हैं, शिक्षण विधाएं भी कहते हैं। और इसमें जो चौथा नंबर आता है, ये सबसे बड़ा भाग है इसका, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो अगर बात किया जाए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां पढ़ना है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत पढ़ना है, अब देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ना है बाल विकास क्या है, उसकी शिक्षण विधियां क्या है, सीखने का अर्थ क्या है या जिसको हम बोलते हैं अधिगम, अधिगम करना, अधिगम क्या है उसके बारे में, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं या शिक्षण क्या है और उसके क्या क्या हम क्रियाकलाप कर सकते हैं या उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। तो समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें कह सकते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से पिछड़े, या फिर कह सकते हैं कि पारिवारिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े आदि जो बालक हैं उनको, और जो संपन्न है सब में, उन सबको एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, या कह सकते हैं कि
जो कुछ भी है या जो पिछड़े बालक है और जो कह सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग या कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग से थोड़ा सा ऊपर है, उनको एक साथ कैसे हम पढ़ा सकते हैं कि उनको शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। तो जो पांचवा भाग है इसका, अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन, इसमें पढ़ना है कि बच्चे के लिए पर्यावरण या वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको कैसे समझकर अध्यापन कार्य कर सकते हैं। आज इसमें पढ़ना है कि बालक किस प्रकार सोचते हैं। तो बालक विद्यालय प्रदर्शन में जो विद्यालय में प्रदर्शनी होती है या जो विद्यालय के अलग क्रियाकलाप होते हैं उसमें कैसे काम करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, या कैसे जिसे हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास करने में जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है। तो अगर सबको अलग अलग देखा जाए तो किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां में इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बाल विकास है क्या, बाल विकास है क्या, अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है और उसके क्षेत्र क्या है। आवश्यकता एवं क्षेत्र, या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बाल विकास क्या है, उसकी परिभाषा क्या, किसने कहा है बाल विकास के बारे में, बाल विकास को पढ़ने के लिए आवश्यकता या उसको समझने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसको देखना है। और बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या कह सकते हैं कि बालक से संबंधित क्षेत्र क्या है उसको देखना है। बाल विकास का अर्थ हो गया, आवश्यकता एवं क्षेत्र हो गया। इसी में पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है। बाल विकास की अवस्थाएं ये मुख्यतः तीन होती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और तीसरा नंबर आता है संवेगात्मक विकास। इसमें शारीरिक विकास शरीर से संबंधित है, फिजिकल है, मानसिक विकास मेंटल है, मानसिक से संबंधित है, और जो संवेगात्मक विकास है ये भावों से संबंधित है जिसे इमोशन बोलते हैं। इमोशन, इसको बोलते हैं संवेग। मनोविज्ञान की भाषा में या बच्चों से संबंधित या बाल विकास में हम इमोशन को भाव की जगह संवेग बोलते हैं। तो ये इसका विकास कैसे होगा होता है बच्चों में, तो उसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसी में आता है भाषा विकास। भाषा विकास में होता है कि बालक कैसे कैसे सीखता है, एक अध्यापक उसको कैसे किस प्रकार से सिखा सकता है। भाषा विकास में वो बालक जो है सीख के अपने अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषा विकास में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कि बालक की भाषा का विकास करके कैसे अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है या कुछ वो अपना अभिव्यक्त कर सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको ठीक तरीके से सामने वाले को समझा सके। इसके बाद इसमें आता है सृजनात्मकता। एवं सृजनात्मक क्षमता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसमें सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास में क्या पढ़ना है, जैसे जो बालक है वो उसको नया चीज बनाने की या नई खोज करने की कितनी लगन है,
वो किस प्रकार से अपना कार्य करता है, सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। और उसकी जो क्षमता है वो किस प्रकार से वो कार्य कर सकता है, उस क्षमता का जो विकास करना है वो इसमें पढ़ा जाएगा। अब इसके आगे अगर बाल विकास में ही देखा जाए तो जो शिक्षण विधियां होंगी इन्हीं सबको ध्यान में रखकर वो विधियां अलग से बनाई जाती हैं कि उस प्रकार से तो बच्चों को सिखाना है या पढ़ाना है। तो इसमें आता है बाल विकास के आधार क्या क्या है, बाल विकास के आधार क्या क्या है, एवं उन आधारों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनको प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः दो होते हैं। पहला वंशानुक्रम होता है और दूसरा होता है वातावरण क्या है। तो वंशानुक्रम में केवल वंशानुक्रम होता है जो उसमें वो अपने पूर्वजों से सीखता है, दादा दादी चाचा चाची नाना नानी जो कुछ भी है वो अपने पूर्वजों से सीखता है, वो वंशानुक्रम में आता है, इसमें और कोई प्रभाव ज्यादा पड़ता नहीं है। वातावरण जो है, वातावरण में ढेर सारे कारक आते हैं। जैसे कुछ कारक, पहला आता है पारिवारिक या जिसे हम बोलते हैं परिवार। वातावरण में पहला बालक का सबसे पहला जो होता है वो परिवार ही होता है। दूसरा आता है समाज या जिसे बोलते हैं सामाजिक, सामाजिक कारक हो गया। तीसरा हो जाता है विद्यालयी, और चौथा आता है संचार माध्यम। अब इसमें जो वातावरण में आते हैं परिवार, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम, इन चारों का अध्ययन यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा कि परिवार बालक के विकास में किस प्रकार योगदान देता है, समाज का योगदान क्या है, विद्यालय का क्या योगदान है और संचार माध्यमों का क्या योगदान है। तो ये है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो इन पांचों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण विधियां बनानी है या फिर जो सिलेबस तैयार किया जाता है इन्हीं पांचों को ध्यान में रखकर सिलेबस तैयार किया जाता है और जो विधियां होती हैं इन्हीं सबको ध्यान में रखकर विधियां भी बनाई जाती हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो कक्षा 1 से 5 तक का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको ध्यान में रखकर विधियां बनानी होंगी। जैसे उनकी उम्र 6 से 11 साल मानी जाती है और अगर वही आप एग्जाम देने जा रहे हैं या अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं 6 से 8 तक का, तो उसमें जो बच्चों की उम्र होती है वो सामान्यतः 11 से 14 वर्ष होती है, तो उसको ध्यान में रखकर विधियां बनाई जाती हैं। तो अब देखते हैं कि अगला सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें क्या सीखने का अर्थ या अधिगम में क्या क्या हमें पढ़ना है और उसके कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं या किस मनोवैज्ञानिक का वो पढ़ना है। तो देखते हैं। इसमें देखते हैं अधिगम का अर्थ। सबसे पहला हम देखते हैं अधिगम है क्या, किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं इसी में पढ़ना है। अधिगम के कारक हो गया, अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या क्या है। कई प्रकार कई विधियां होती हैं, उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। अधिगम की प्रभावशाली विधियां या उनके प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये सब। अब इसके बाद देखेंगे अधिगम के नियम। अधिगम के कौन कौन से नियम हैं। इसमें मुख्यतः थार्डाइक का आता है। अब इसमें अधिगम के नियम में आएगा थार्डाइक के सीखने का नियम, थार्डाइक के सीखने के मुख्य नियम।
थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। जो थार्नडाइक ने जो नियम दिए थे वो मुख्य नियम कौन कौन से हैं एवं उनका अधिगम में महत्व कह सकते हैं एवं उनका ऐसा भी कह सकते हैं एवं अधिगम में महत्व नियमों का है। जो नियम थार्नडाइक ने दिए थे उसका अधिगम में क्या महत्व है। आगे देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है अधिगम के सिद्धांत देखते हैं। जैसे इसमें कह सकते हैं कि अधिगम का जो सिद्धांत है वो कक्षा शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी साबित होता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं तो इसमें कुछ प्रमुख जो सिद्धांत हैं, इसको इसमें बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। अधिगम के जो सिद्धांत हैं कक्षा शिक्षण में उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला आता है थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा आता है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसमें पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ये स्किनर का हो गया। और इसके बाद आते हैं कोहलर। कोहलर का सूझ का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत या जिसको सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर के बाद आते हैं पियाजे। पियाजे का क्या सिद्धांत है। और इसके बाद है एक वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना है। इसमें एक और है सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार। इसमें अगला है सीखने का वक्र। सीखने का वक्र जैसे चलता है कि बालक कैसे किस प्रकार सीखता है और किस प्रकार उसका कम सीखना होता है, वो जो ग्राफ बनता है, जो वक्र बनता है, वो सीखने का वक्र कहलाता है। उसको यहाँ आगे बढ़ेंगे। सीखने का वक्र अर्थ क्या है एवं प्रकार कौन कौन से हैं उसका अध्ययन करना है। और इसमें सीखने में पठार का अर्थ प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।
इसमें एक शब्द आया है सीखने में पठार। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि एक बालक है, वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बहुत तेज सीखता है, और जब बड़ा प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है तो उसको धीरे धीरे सीखने की गति तो तेज होती है। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि वो गति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो सीखने की गति होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। लगभग कह सकते हैं कि ना तो नहीं कह सकते हैं कि शून्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ये सीखने की प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यहाँ से सीखने में जो पठार है, इसको परिभाषित अगर किया जाए तो कह सकते हैं कि जो बालक है वो सीखने की प्रगति, वो कुछ समय ऐसा तेज सीखता है, जल्दी जल्दी सीखता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो सीखने में जो प्रगति होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो बहुत कम प्रगति हो जाती है उसे ही इसको अधिगम में नाम दिया गया है सीखने का पठार, या फिर सीखने में पठार नाम दिया गया है। उसका अर्थ क्या है, ये होता क्यों है, और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, तो उसका अध्ययन यहाँ पे करना है। और अगर आगे बढ़े तो शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं क्या क्या हो सकती है, तीसरा नंबर। अगर यहाँ से देखें शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहला देखेंगे शिक्षण है क्या, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। तो शिक्षण है क्या, उसका उद्देश्य क्या क्या है, उसको यहाँ पे देखना है। संप्रेषण, अपनी बात को दूसरी तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण बहुत ही आवश्यक होता है, तो उसका जानना जरूरी है। शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण प्रविधियां या फिर शिक्षण विधियां बोलते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं या जिसे अप्रोच बोलते हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं या अप्रोच या उपागम। सूक्ष्म शिक्षा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है। शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है, उसका अध्ययन करना है। अब अगर आगे देखें तो समावेशन वाला वहां पे हम देखते हैं कि अब इसके आगे अगर बढ़े हम उच्च शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, तो चौथा नंबर आता है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए, इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। अब इसमें समावेशी जो शिक्षा है, इसमें नाम आता है शैक्षिक समावेशन। शैक्षिक समावेशन पढ़ना है कि समावेशन है क्या, इससे अभिप्राय, अभिप्राय जिसे हम अर्थ भी बोलते हैं या परिभाषा है क्या, इसकी पहचान क्या है, पहचानते कैसे हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो निराकरण कैसे करना है अगर इसमें देखा जाए, जैसे निराकरण किसका करना है, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण,
लिंग आदि। इसमें शारीरिक दक्षता भी आता है, जिसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाक या अस्थि बाधित भी आते हैं। मानसिक दक्षता, इसमें अगर हम बढ़ा लें शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता, तो निराकरण किस आधार पे करना है? शैक्षिक समावेशन में अपवंचित वर्ग है, भाषा हो गया, धर्म हो गया, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, इस पर हमें देखना है कि ये सब है क्या है। शारीरिक दक्षता में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या फिर अस्थि बाधित, इनको रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित या अस्थि बाधित, अस्थि या वाक बाधित, इस प्रकार इसमें बालक आते हैं। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या है, किनकी जरूरत पड़ती है? आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, PLM, और अंत में आता है तकनीक। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, कौन सी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, विधियां कौन कौन सी है, PLM क्या है, और तकनीकी क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, ये समावेशन में आएगा। अब यहाँ पे समावेशन ये तो हो गया शिक्षण से संबंधित। अब अगर समावेशित बच्चों के लिए अगर कह सकते हैं कि उनको अधिगम को जांचना है, तो उसके लिए आवश्यक टूल्स या तकनीकी कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, उसको यहाँ पे देखते हैं। समावेशित बच्चों के लिए के अधिगम को जांचने, बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीक। समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक उपकरण एवं तकनीकी आवश्यकता पड़ती है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें अधिगम जांचने हेतु आवश्यक उपकरण हो गए, तो उसके बाद उनके अधिगम हेतु प्रभावी शिक्षण विधियों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भी लिख लेते हैं। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, जैसे ब्रेल लिपि आदि, और ढेर सारी लिपियां होती हैं कि जो समावेशित बच्चे हैं उनको विशेष प्रकार के शिक्षा विधियां सिखाने के लिए। अब अगर देखा जाए जो समावेशित जो बच्चे होते हैं उनके लिए निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, परामर्श की व्यवस्था की जाती है, तो उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विद्या, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करना है। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, इसका जो है अर्थ क्या है,
उद्देश्य की परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, विधियां कौन कौन सी हैं, आवश्यकता एवं क्षेत्र क्या क्या है। आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर निर्देशन एवं परामर्श हो गया। अब इसमें निर्देशन एवं परामर्श में सरकार की कुछ समितियां हैं या कह सकते हैं कि कुछ योजनाएं भी हैं, उनको अगर देखा जाए या जो कुछ संस्थाएं या विभाग भी हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, उसका भी अध्ययन करना। जैसे इसमें से कुछ हो सकता है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज में स्थित है उसका क्या योगदान है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर बनाए जाते हैं उसका क्या महत्व है, जिला चिकित्सालय का क्या महत्व है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिष्ठित डायट मेंटर होते हैं उनका क्या महत्व योगदान बढ़ता है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां क्या क्या होती हैं, उनको कैसे करो, उनका योगदान क्या है, और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन आते हैं उनका महत्व कैसे बढ़ जाता है। तो अगला नंबर है इसी में परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं। इसमें कुछ जैसे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर हो गया, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हो गया, और कह सकते हैं कि बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श में का क्या महत्व है। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है या क्यों इसका महत्व बढ़ जाता है, उसको यहाँ पे देखना है। तो अब देखते हैं कि अधिगम और अध्यापन में आता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, बालक का विद्यालय प्रदर्शन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और बालक असफल क्यों होते हैं, इन सब के बारे में ये जो मुद्दे बनते हैं इन सब के बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। तो अगर जानकारी होती है उसका निराकरण कैसे करते हैं वो इसमें अधिगम और अध्यापन की परिविधियों में रखा जाएगा। ये मुद्दे अध्यापन संबंधी जो मुद्दे आते हैं या जो समस्याएं आती हैं उसको देखना रहेगा। अध्ययन और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां क्या हो सकती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या करते हैं समाज में, अपना वो कैसे पहचान बनाते हैं, और वो सामाजिक क्रियाकलापों या विद्यालय की अन्य क्रियाकलापों द्वारा अपना अधिगम कैसे करते हैं, और अधिगम के रूप में सामाजिक संदर्भ क्या क्या होते हैं वो सब इसमें अध्ययन करना है। बालक एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में होता है, और कुछ कहते भी हैं कि बालक समस्या होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बालक एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में होता है, और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में भी बालक का योगदान होता है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि बालक कुछ न कुछ हमेशा करता रहता है, खोजने का प्रयास करता रहता है, तो वो अब एक बार भी बैठा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ करता रहता है। तो बालकों में अधिगम की जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं उसको देखना रहेगा। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जो चरण होते हैं वो चरण तो चलते रहते हैं सभी बालकों के लिए, एक समान बोला जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन उसमें बालकों के मानसिक स्तर को देखते हुए कुछ चरणों में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। और बोध और संवेदनाएं क्या है, प्रेरणा और अधिगम क्या है, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी कारक और पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो अगर हम, ये हो गया सिलेबस। अगर हम बात करें
कि बालक जो है वो करता क्या क्या है। तो बालक के अध्ययन के लिए या बाल विकास की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इसमें हम बोलते हैं कि अगर शुरू शुरू में बालक छोटा सा रहता है, या कह सकते हैं कि जो बालक होता है उसका जो जन्म से पहले ही विकास शुरू हो जाता है, जैसे गर्भाधान बोलते हैं, गर्भाधान से ही उसका विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। तो इसमें दो शब्द आते हैं, विकास और अभिवृद्धि। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अभिवृद्धि है क्या और विकास क्या है। अगर अभिवृद्धि की बात करें और विकास, अभिवृद्धि और विकास सामान्यतः दोनों का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। तो लेकिन दोनों का अर्थ थोड़ा सा अगर हम प्रयोग करें तो प्रयोग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, और विकास होता है डेवलपमेंट। अगर बात करें ग्रोथ की तो ग्रोथ ये संबंधित होता है बालक के शारीरिक विकास से। तो शारीरिक विकास से कैसे संबंधित होता है, जैसे वो छोटा होता है वो धीरे धीरे उसके मांसपेशियों में वृद्धि होती है, हड्डियों में वृद्धि होती है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं आदि सभी अंगों में वृद्धि होती रहती है। तो वो उसे अभिवृद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसकी चौड़ाई है, ऊंचाई है, भार है, तो हाथ पैर का बढ़ना है, ये सब अभिवृद्धि के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब ये मान लो हड्डियां का बढ़ना हो गया, लंबाई में बढ़ना उसका हो गया, मांसपेशियों में वृद्धि हो गई, उसका भार बढ़ रहा है, तो बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ये सब अभिवृद्धि के अंतर्गत अगर रखा जाए तो विकास क्या होता है। तो विकास जो होता है, ये हड्डियां तो बढ़ गई, उसके अंदर हड्डियों को अगर मजबूत बनाने का काम होता है, जो मजबूत बनती है वो विकास के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि अब अभिवृद्धि में अगर मान लीजिए एक अगर उदाहरण लिया जाए कि बालक की हड्डियां बढ़ रही हैं तो वो अभिवृद्धि में है, तो विकास उसमें कहाँ है। तो अगर हड्डियां बढ़ रही हैं तो वो मजबूत भी होंगी, तो जो मजबूत होने के बाद जो उसमें हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो शरीर में परिवर्तन आते हैं उन्हें हम विकास कहते हैं। जैसे तो विकास को कह सकते हैं कि हम माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, बस एक अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि विकास है क्या। तो अगर हम देखें, अगर एक जो अभिवृद्धि होगी या जो जिसे ग्रोथ बोलते हैं, कुछ इस तरीके से अगर हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, और जो डेवलपमेंट होता है वो इसी के साथ साथ ही चलता है। और ये जो ग्रोथ होता है ये शारीरिक वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है, और जो अंग है उनमें जो वृद्धि होती है वो सब, और उसी के साथ साथ विकास भी होता है उनमें, जो हमारे शरीर को और मजबूती प्रदान करता है, तो उसे हम विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो अब यहाँ पे इसके आगे चर्चा हम कल करते हैं। तो हम कल फिर मिलते हैं, कल सुबह 10 बजे।